हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉट्स। लॉ ऑफ टॉट्स हम क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर आ रहा है, उसके लिए हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं टॉट्स की। तो ये क्लास उनके लिए जिन्होंने एक बार टॉट पढ़ लिया है और अब आ रहे हैं वो रिवाइज करने के लिए। अगर किसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो उनके लिए ये क्लास नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन लास्ट मिनट स्टडी के लिए और रिवीजन के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता लग जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड ही क्लास बनाइए, कहाँ से क्या पूछ सकते हैं उस हिसाब से, केस लॉज वगैरह। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ना। तो सबसे पहले देखो इसका ओरिजिन एंड मीनिंग। ओरिजिन हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से जिसका टॉट से, जिसका मतलब होता है रॉन्ग। रूट्स इसकी लैटिन है, वहां का जो लैटिन वर्ड था वो था टॉटम, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ इसका? अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। कोई भी ऐसा रॉन्ग जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट नहीं है। अब इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट हमारा जो है उसके सेक्शन 2M में इसकी डेफिनेशन दी गई है, सिविल रॉन्ग विच इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। तो सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। उसके बाद सालमेंट की डेफिनेशन में क्या याद रखना है? सिविल रॉन्ग और जिसकी रेमेडी होती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और सिमिलरली नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट। तो सिविल रॉन्ग और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। विनफील्ड की डेफिनेशन में याद रखना है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फ्रेजर की डेफिनेशन में याद रखना है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम, तो राइट इन रेम। सालमेंट की डेफिनेशन सिविल रॉन्ग, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। विनफील्ड की डेफिनेशन ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फ्रेजर की डेफिनेशन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम, याद रखना है बस। फिर आ जाती है थ्योरीज ऑफ टॉट। तो इसमें क्या है देखो, जो सालमन था उसने इसका एक नैरो व्यू दिया था, उसने एक पिजन होल थ्योरी दी थी। उसने कहा इस पिजन होल के अंदर जो जो फॉल कर रहा है वो ही टॉट होगा। तो मतलब उसके हिसाब से आपको अगर किसी चीज को टॉट में डालना है तो आपको सबसे पहले एक कॉज ऑफ एक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वो अगर इन वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स या फिर वेल डिफाइंड ऑफेंसेस में से कुछ होगा तभी वो टॉट माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। तो उसके हिसाब से कोई न्यू टॉट का एवोल्यूशन नहीं हो सकता, जो इसमें ऑलरेडी पिजन होल के अंदर फिक्स हो रहे हैं वही होंगे। तो इसीलिए जो सालमेंट था उसने जो टॉट वर्ड यूज किया था वो था टॉट्स, मतलब पहले से ही डिफाइंड है, नैरो व्यू दे दिया था। विनफील्ड और पॉलक जो थे इन्होंने ब्रॉड व्यू दिया और लॉ ऑफ टॉट रखा, उसको टॉट्स नहीं बोला, टॉट रखा। उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन ऑफ टाइम के साथ, सोसाइटी में चेंज के साथ न्यू राइट्स इवॉल्व होंगे लोगों के और नई चीजें भी ऐड हो सकती है, तो इन्होंने एक वाइडर व्यू दे दिया। क्योंकि जब नए राइट आएंगे तो रेमेडी भी होनी चाहिए, बिकॉज उबीजेस ईवी रेमेडियम। फिर उसके बाद एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं टॉट के? तो टॉट के एसेंशियल होते हैं एक रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, एक पर्सन ने एक रॉन्गफुल एक्ट किया, साथ उसकी एक लीगल ड्यूटी थी, ठीक है, मॉरल ड्यूटी नहीं थी, लीगल ड्यूटी थी, जिसको उसने इन्फ्रिंज किया और उसकी वजह से सामने वाले को डैमेजेस हुए। तो क्या क्या? रॉन्गफुल एक्ट, लीगल ड्यूटी एंड लीगल डैमेजेस सामने वाली पार्टी को हुए। अब आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स देखते हैं इसमें। देखो तो सबसे पहले टॉट हमने देख लिया एक्ट, और एक एक्ट जिससे सामने वाले को इंजरी हुई, और इंजरी कौन सी हुई? लीगल इंजरी। ठीक है, अब इंजरी के ऊपर आप हम चलते हैं, अब इंजरी को पढ़ते हैं कि इंजरी में क्या क्या आता है। तो इंजरी से आपको रिलेटेड क्या याद रखनी है? बस मैगजीम्स याद रखनी है, इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया। तो इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब होता है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल लॉस। तो जहां भी लीगल इंजरी हो रही है, चाहे आपको एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा है, वो हमेशा पनिशेबल होगा और वो टॉर्ट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। देखो, दिस इज एक्शनेबल पर से, नो नीड टू प्रूव एक्चुअल डैमेज। एक्चुअल डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लीगल इंजरी हो रही है, आपका राइट था वहां पे। तो इसमें एक केस लो है एशवे वर्सेस वाइट 1703 का, और इसमें जो जज थे वो थे जस्टिस हॉल्ट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ जस्टिस HOLT, जस्टिस हॉल्ट थे एशवे वर्सेस वाइट में। तो इसमें क्या था, जो प्लेंटिफ था उसको वोट करने नहीं दिया, राइट टू वोट उसका इन्फ्रिंज हुआ तो वो कोर्ट गया। लेकिन सामने वाली पार्टी ने क्या बोला कि जो आपका राइट टू वोट है वो इन्फ्रिंज तो हुआ, लेकिन आप जिसको वोट करने वाले थे एट द एंड वो ही जीता, तो आपको कोई इंजरी तो हुई नहीं। तो कोर्ट ने कहा दिस इज इंजूरिया साइन डेमनम, लीगल इंजरी तो हुई है चाहे उसको एक्चुअल लॉस हुआ या ना हुआ हो, तो डिफेंडेंट वर लाइबल। सिमिलरली भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, इसमें क्या था इसमें डिटेन कर लिया था एक MLA को 24 आवर से ज़्यादा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया था। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपने उसका इन्फ्रिंज किया है, 50,000 रुपीज रिलीफ देना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं डेमनम साइन इंजूरिया। अब देखो इसमें क्या है, एक्चुअल डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। तो इसमें क्या है, डैमेज तो आपको हो रहा है लेकिन आपका कोई लीगल राइट नहीं था, लीगली आपको कोई इंजरी ही नहीं हुई है, तो इसमें आपको रेमेडी नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल देखो ग्लोकोस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410, इसमें थे जस्टिस HANK हैंकफोर्ड, जस्टिस हैंकफोर्ड,
ठीक है, जस्टिस हैंकफोर्ड थे इस वाले केस में, ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें क्या हुआ था, राइवल स्कूल ने इनके सामने एक स्कूल खोल दिया और बोला, फिर इन्होंने केस कर दिया कि जी हमारे तो स्कूल में, इनके स्कूल खोलने की वजह से हमारे स्कूल में बच्चे कम हो गए, हमारा लॉस हो गया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया आपको कोई लीगल राइट इसमें वायलेट नहीं हुआ है, तो नो रेमेडी। सिमिलरली मोगुल स्टीमशिप वर्सेस मैकग्रेगर, इसमें क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज ने मर्ज करके एक कंपनी बना दी, छोटी कंपनी ने केस कर दिया कि हमें लॉसेज हो गए, कोर्ट ने फिर से बोला नॉट एक्शनेबल। थर्डली उषा बैन वर्सेस भाग्य चित्रा, इसमें क्या हुआ था कि प्लेंटिफ ने इंजंक्शन मांगी थी एक मूवी पे कि रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट कर रही है, रिलीजियस व्यू था। तो कोर्ट ने कहा इट इज अ रिलीजियस व्यू नॉट अ लीगल राइट, तो आप अपना रिलीजियस व्यू किसी और के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते, तो ये भी एक्शनेबल नहीं है। लास्टली ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पीकल, इसमें था कि एक कॉल पिट डिग करी डिफेंडेंट ने, जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस हुआ और नियर बाय वेल, जो नियर बाय एक वेल था उसमें पानी कम हो गया। तो हेल्ड दैट जो ओनर कैन डू एनीथिंग इन हिज लैंड, के जो ओनर है वो अपनी जमीन पे कुछ भी कर सकता है, और यहां पर भी डेमनम साइन इंजुरिया है, तो आपको इसमें भी आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, ये भी एक्शनेबल नहीं होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखो अभी हमने जनरल प्रिंसिपल देख ली, इंजरी देख ली क्या होती है, डेमनम साइन इंजुरिया और इंजुरिया साइन डेमनम। अब आते हैं हम जर्नल डिफेंसेस पे। तो जर्नल डिफेंसेस क्या ही होती है, एक्सेप्शंस टू लाइबिलिटी। तो टॉट में एक्सेप्शंस हैं लाइबिलिटी की क्या क्या, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, स्टेचुटरी अथॉरिटी। तो याद रखना है टोटल कितनी है, 18 नंबर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, जिसका मतलब होता है कंसेंट। तो अगर आपने सामने वाली पार्टी को ही कंसेंट दिया था रिस्क का, तो वहां से सामने वाली पार्टी की फिर लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। देखो तो कंसेंट टू द रिस्क एलिमिनेट्स द लाइबिलिटी। इसमें क्या क्या केस लो है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड रेसिंग क्लब। अगर आप कहीं रेस देखने गए हैं और वहां पे रेसिंग कार उड़ के स्पेक्टेटर के ऊपर कोई पार्ट गिर जाए और उसको इंजरी कर दे, तो यहाँ पे बोला गया कि इंप्लाइड कंसेंट था आपका, जब आप रेस देखने आए तो आपको रिस्क भी पता था क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें। सेकेंडली पद्मावत वर्सेस दुग्गा नायक, इन्होंने एक लिफ्ट वाले से, जीप वाले से जो जा रहा था, लिफ्ट मांगी, तो सडनली रास्ते में क्या हुआ, उसकी लिफ्ट में कुछ ऐसी खराबी आ गई, ट्रेम्बल हुई और वो गिर गई, जिसकी वजह से उनको इंजरीज होगी। तो कोर्ट ने कहा आपने अपनी कंसेंट से उनसे उससे लिफ्ट मांगी थी, उसने थोड़ा नहीं आपको जबरदस्ती गाड़ी रोक के लिफ्ट दी, तो यहाँ पर भी कंसेंट था, तो इसलिए नॉट लायबल। लास्ट वुडरिज वर्सेस समर, वुडरिज वर्सेस समर 1963 का केस है। इसमें था कि जो प्लेंटिफ था वो फोटोग्राफर था, हॉर्स की फोटो खींच रहा था, बहुत नीचे झुक झुक के हॉर्स की फोटोज खींच रहा था, और वो वहां गिर गया नीचे जहां पे हॉर्स थे, और फिर हॉर्स ने उसको इंजरी कर दी। तो यहां पर भी कोर्ट ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से फोटो खींच रहे थे एंड आपने अपना इंप्लाइड कंसेंट दिया था टू एनी इंजरी दैट कुड अकर टू यू। तो यहां पर भी लाइबिलिटी नहीं होगी दूसरी पार्टी की, डिफेंडेंट्स की। नेक्स्ट इसी में ही देखो जो नॉलेज है वो कंसेंट नहीं होता, इसका केस था स्मिथ वर्सेस बेकर, याद रखना है स्मिथ वर्सेस बेकर। इसमें क्या एक एक्सेप्शन जो आई थी कि मेयर नॉलेज इज नॉट कंसेंट, जिसको क्या कहा गया, SCIENTI, स्केंटी नॉन फिट इंजुरिया, स्केंटी नॉन फिट इंजुरिया, जिसका मतलब मेयर नॉलेज इज नॉट अ कंसेंट। तो यहाँ पे भी जो लेबर वाला था वो एक काम कर रहा था, उसके पीछे रोज ही क्रेन चलती थी, क्रेन चल रही थी, गलती से उस क्रेन से कुछ सामान गिर के उस इंसान के ऊपर गिर गया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे मेयर नॉलेज थी उसको कि यहाँ पे रोज क्रेन से काम होता है, तो क्या पता कभी गिर जाए, लेकिन उसने कंसेंट नहीं दिया था कि क्रेन से मेरे ऊपर सामान गिर जाए, तो कुछ उसके लिए उसने कंसेंट नहीं दिया था। तो ये भी इसकी एक्सेप्शन है कि जो मेयर नॉलेज होती है वो कंसेंट नहीं होता। सेकेंडली रेस्क्यू, जहां पर भी रेस्क्यू का सवाल आ जाए वहां पर भी कंसेंट जो है इसके एक्सेप्शंस है, मतलब हमारे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया की रेस्क्यू जो होती है, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो हेन्स वर्सेस हार्डवुड सबसे पहला केस, इसमें क्या था, डिफेंडेंट की एक पुलिसमैन जो था वो इंजर्ड हो गया था वाइल सेविंग द अदर्स। तो यहाँ पर क्या बोला, जो डिफेंडेंट होगा वो लाइबल होगा, क्योंकि पुलिसमैन, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो पुलिसमैन था उसने अपने कंसेंट से वो किया। जो इसमें क्या हुआ था, एक हॉर्स कार्ट खड़ी करके चला गया था डिफेंडेंट, ठीक है, सड़क के साइड पे। तो उस हॉर्स कार्ट को उसने ऐसे बिना ऑथराइजेशन के सड़क पर खड़ा कर दिया। यहाँ पर कुछ बच्चे थे, तो बच्चे उस हॉर्सेस को छेड़ने लगे, जिसकी वजह से हॉर्स उनको मारने दौड़े, और जो पुलिस वाला था उनको बचाते बचाते इंजर्ड हो गया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया यहाँ पर पुलिस वाला कंसेंट से बच्चों को बचाने गया, इट वॉज रेस्क्यू एंड रेस्क्यू इज एक्सेप्शन टू वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। तो यहाँ पर जिसने अनऑथराइजली अपनी हॉर्स कार्ट खड़ी की थी उसको लाइबल ठहराया गया, ही वुड हेल्ड लाइबल। एंड लास्टली वेगन वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे, इसमें भी कहा गया जो रेस्क्यू है वो भी, जो रेस्क्यू है वो रेस्क्यू रिस्क नॉन वॉलेंटरी, तो रेस्क्यू कंसेंट नॉट एक्सक्यूबल हेल्ड लाइबल, यहाँ पे भी लाइबल हेल्ड किया था क्योंकि रेस्क्यू था।
तो रेस्क्यू में लायबल हेल्ड किया जाएगा बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन। इसके बाद जाते हैं अब नेक्स्ट पर, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड को हम कहते हैं विस मेजर। देखो एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, जो नेचुरल हो, अनफोर्सीनेबल हो और इरिजिस्टेबल इवेंट हो, जिसको हम रेजिस्ट ना कर सकें, ठीक है, तो वो होता है एक्ट ऑफ गॉड। और एक्ट ऑफ गॉड में बाकी जगह भी हम एक केस पढ़ेंगे जो यहाँ भी पढ़ ही लेते हैं, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, इसमें भी एज ए डिफेंस रिकॉग्नाइज किया था, डिफेंस रिकॉग्नाइज किया गया था एक्ट ऑफ गॉड को रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में भी। और अब इसमें केसेस देख लेते हैं। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, हैवी रेनफॉल हुई वहां पर जिसने एम्बार्कमेंट तोड़ दी। तो इसमें क्या हुआ ना, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड में क्या हुआ, एक आर्टिफिशियल लेक बनाई, आर्टिफिशियल लेक बनाई डिफेंडेंट ने, ठीक है, और नेचुरल स्ट्रीम से पानी डाइवर्ट करके एक आर्टिफिशियल उसने लेक बना दी। और उस साल क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हुई, बहुत तेज बारिश हुई, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हुई, जिसकी वजह से जो उसने एम्बार्कमेंट्स की थी वो टूट गई। उसकी वजह से 4 ब्रिजेस टूट गए और उन ब्रिजेस में एक पर्सन था जो ब्रिज टूटने की वजह से उसको लॉस हो गया। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो रेन थी दैट वाज, जो प्लेंटिव था, जो डिफेंडेंट था, उसने सारे के सारे मेजर्स लिए हुए थे बचाने के लिए, लेकिन जो रेनफॉल थी दैट वाज एबनॉर्मल, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से एम्बार्कमेंट्स टूटे हैं। तो यहां पर अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल थी, इसीलिए इट वाज एक्ट ऑफ गॉड, तो नॉट लायबल। फिर कालूलाल वर्सेस हेमचंद, तो इसमें नॉर्मल रेन हो रही थी, एक वॉल कोलैप्स होगी इंसान के ऊपर और इंजरी होगी, तो कोर्ट ने कहा कि नॉर्मल बारिश थी भाई, आपकी दीवार ही कमजोर थी जो गिर गई, तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, आप लायबल होंगे। फिर आता है थर्ड, प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस क्या हुआ, यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट पर्सन और प्रॉपर्टी। अपने आप को पर्सन या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई रीजनेबल फोर्स लगा रहा है, बस याद रखना है फोर्स जो है वो रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, तो प्राइवेट डिफेंस में आप बच जाएंगे। प्राइवेट डिफेंस हमने जैसा बीएनएस के लेक्चर्स में भी किया, आप जाके वहां पे देख सकते हैं प्राइवेट डिफेंस की वीडियोस। तो देखो रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए। अब प्राइवेट डिफेंस में क्या केस है, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक 1823। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपनी जमीन के चारों तरफ एक इंसान ने स्प्रिंग गन्स लगाई थी कि अगर कोई ट्रेसपासर आता है, विदाउट एनी वार्निंग नहीं लगाई थी, पर स्प्रिंग गन्स लगाई हुई थी। तो जैसे ही कोई आता था उसके ऊपर स्प्रिंग गन्स चल पड़ती थी। तो ऐसे ही एक इंसान आ रहा था इनोसेंटली और उसके ऊपर स्प्रिंग गन चल पड़ी, उसको हो गया लॉस। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपने मोर देन फोर्स दैट इज नेसेसरी यूज की है विदाउट एनी वार्निंग साइन, तो देखो ये क्या होगा, लाइबल होगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। जहां पे प्लेंटिफ की खुद गलती है, तो मतलब वही ना कि जो खुद ही गलत है वो कोर्ट क्यों कोर्ट जा ही नहीं सकता। तो वन जब अपनी ही गलती है तो अपनी गलती के लिए आप कैसे डैमेजेस मांग सकते हो, आप तो इनोसेंट होने चाहिए ना। देखो एक्स टर्पिकोजा नॉन ऑरिटर एक्शियो, नो एक्शन अराइज फ्रॉम इमोरल एक्ट, जब आपका ही एक्ट जो था वो इमोरल था तो उसके लिए आप कैसे मांग सकते हो। तो वैसे ही सिमिलरली यही वाला सेम केस बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक, तो यहां पर भी अगर हॉलब्रुक बोले कि वो ट्रेसपासर था तो ऐसा हुआ, लेकिन कोर्ट कहेगा आपका ही एक्ट जो पहला था वो इमोरल था, कि आपने नोटिस नहीं लगाया था स्प्रिंग गन्स का। फिर आ जाते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। देखो एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट में क्या फर्क है, एक्ट ऑफ गॉड में था कि अनफोर्सीन चीज हो रही है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इनएविटेबल एक्सीडेंट में क्या है, हमने रीजनेबल केयर की है लेकिन वो उसको हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, इसमें गॉड का कोई हाथ नहीं है, हमारी ही कोई वजह रही है जिसकी वजह से हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए। इसमें क्या क्या केसेस है, स्टैनले वर्सेस पॉवेल 1981। तो इसमें क्या है, एक इंसान वुड्स को जंगल में जाके शूट कर रहा था लेकिन गलती से वो पेड़ से टकरा के गोली डिफ्लेक्ट हुई और सामने वाले इंसान को लग गई। तो यहाँ भी कोर्ट ने बोला कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था, नॉट लायबल। श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपीएसआरटीसी। तो इसमें क्या हुआ, एक बस थी तो एक ना बस चली हुई थी और एक साइकिल चल रही थी और बारिश की वजह से जो फ्लोर था वो वेट था। तो जब बस वाले ने ब्रेक्स लगाई वो स्लिप हुआ और उसने साइकिल वाले को हिट कर दिया। तो यहां भी कोर्ट ने हेल्ड किया कि वो लायबल नहीं होगा, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ रेन। और इसमें बस यही केस है जो इंपॉर्टेंट है। और यही केस है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मिस्टेक। अब मिस्टेक में क्या होता है, मिस्टेक में जनरली देखो जो मिस्टेक है ना, ये एक वैलिड डिफेंस भी नहीं है और एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी नहीं है, इतना याद रखना है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं है मिस्टेक, आप अपनी गलती का नहीं मांग सकते डिफेंस। जैसे हमने
बीएनएस में भी पढ़ा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो फिर भी एक्सक्यूजेबल है, पर मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। वैसे यहाँ पे भी बहुत वीक डिफेंस है, जनरली मिलता नहीं है। तो वहां पे देखो इसमें एक ही केस लॉ है, कंसोलिडेटेड केम वर्सेस कर्टिस 1894। तो जो ऑक्शनियर था उसने एक गुड्स सोल्व करने के लिए ऑक्शन किया। एक्चुअल जो गुड्स थे वो बिलोंग करते थे थर्ड थर्ड पर्सन को। तो जो ऑक्शनियर था उसको लाइबल हेल्ड किया गया, मिस्टेक का उसको बेनिफिट नहीं मिला इस केस में भी। ठीक है, मिस्टेक का बेनिफिट नहीं मिला, उसने मिस्टेकनली कोई और गुड्स सेल कर दिए थे जो किसी और को बिलोंग करते थे। अब मूव ऑन करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो डिफेंस है दैट इज नेसेसिटी। अब जैसे हमने नेसेसिटी कहाँ पढ़ा हुआ है, नेसेसिटी फिर से हमने बीएनएस में पढ़ा हुआ है ना, नेसेसिटी नीड्स नो लॉ। तो नेसेसिटी में भी अब देखते हैं क्या है। तो इसमें देखो केस लॉ से समझ लेते हैं, ले वर्सेस ग्लैडस्टोन 1909। तो इसमें क्या था, जो लोग थे वो हंगर स्ट्राइक पर थे, अगर उनको नहीं खिलाते फोर्सफुली तो वो मर जाते, इसलिए उन लोगों ने फोर्सफुल उनको फीड कर दिया। तो कोर्ट ने जस्टिफाई किया कि आपने फीड किया, अच्छी बात है, उनको उनकी डेथ होने से बचाई, तो नेसेसिटी थी, नॉट लाइबल। किर्क वर्सेस ग्रेगरी। किर्क वर्सेस ग्रेगरी में क्या हुआ, इसमें हुआ कि एक इंसान मर रहा था, तो उसका जो बेटा था उसकी बहन ने इस इंसान की ज्वेलरी उठाकर सेफ प्लेस पे रख दी, लेकिन बाद में वो ज्वेलरी हो गई चोरी। तो कोर्ट ने हेल्ड किया इतनी भी कोई नेसेसिटी नहीं थी कि जैसे ही वो मर रहा था आप उसकी ज्वेलरी उठा के कहीं और रख दो, तो हियर शी वाज हेल्ड लाइबल। तो यहाँ पे भी नेसेसिटी का डिफेंस उसको नहीं मिला। फिर है कोप वर्सेस शेप, कोप वर्सेस शार्प केस है, कोप वर्सेस SHARPE 1891 का। इसमें क्या बोला गया, इसमें हुआ कि जो डिफेंडेंट था वो लैंड ऑफ प्लेंटिफ के लैंड पे चला जाता है फायर को बचाने के लिए, लेकिन प्लेंटिफ उस पर केस कर देते हैं ट्रेसपास का। कोर्ट ने हेल्ड किया वो पूरे गांव की आग बचा रहा था, उसके लिए वो चला गया वहां पे, तो देयर वाज अ नेसेसिटी, इसीलिए उसको यहाँ बेनिफिट मिल गया एंड ही वाज नॉट लायबल। एंड लास्ट जो हमारा डिफेंस है दैट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एक्ट ऑथराइज्ड बाय स्टैट्यूट आर नॉट एक्शनेबल। तो एक्ट जो किसी स्टैट्यूट ने ऑथराइज किए हैं दे आर नॉट लायबल, मतलब ऑथराइज्ड बाय लॉ हैं जो, इवन इफ इट इज अ टॉट। तो वॉगन वर्सेस टैफ रेल, वॉगन वर्सेस टैफ रेल है रेलवे टैफ वेल रेलवे कंपनी 1860। तो इसमें क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि एक रेलवे कंपनी थी, तो जो रेलवे स्टेशन के साइड में ना घास उगी हुई थी, जो ट्रेन थी उससे स्पार्क्स पैदा हुए, और वहां पर साइड में प्लेंटिफ की वुड्स पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो वुड जल गई। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि लायबल नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से प्रॉपर केयर ली हुई थी इसकी वुड जलने में, उसने ही अपनी वुड वहां रखी हुई थी, ट्रेन के पास कौन रखता है साइड पे, तो लायबल नहीं है, क्योंकि जो ये थे जस्टिफाइडली अपना काम ही कर रहे थे। कर्क वर्सेस ग्रेगरे में, अच्छा सॉरी कर्क वर्सेस ग्रेगरे, स्मिथ वर्सेस LSW रेल कंपनी में अब क्या हुआ, इसमें बहुत ज्यादा घास उगी हुई थी पटरी के साथ कि अगर स्पार्क होती तो जल जाती, और साथ में ही घर थे जिसकी वजह से वो भी जल गए। तो यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि हाँ यहाँ तो नेग्लिजेंस है, यू आर हेल्ड लायबल। ठीक है, तो ये हमने पढ़े अब डिफेंसेस। अब चलते हैं हम जो ऑफेंसेस होते हैं टोर्ट्स में क्या क्या होते हैं। देखो पहला आता है नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस में बस याद रखना है क्या क्या चीजें होती है, केयरलेसनेस। नेग्लिजेंस होती है हमारी केयरलेसनेस। अब नेग्लिजेंस में तीन चीजें जो आती है जो आपको याद रखनी है, वो क्या क्या है। नेग्लिजेंस में आपको याद रखना है नॉन फीजेंस, मिस फीजेंस और माल फीजेंस। नॉन फीजेंस मतलब नॉट डूइंग व्हाट यू हैड टू डू, मिस फीजेंस मतलब डूइंग द एक्ट रॉन्गली, एंड माल फीजेंस मीन डूइंग द रॉन्ग एक्ट। यहां पर एक्ट ही रॉन्ग है, रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, डू कर रहे हैं एक्ट को रॉन्गली, डूइंग द एक्ट रॉन्गली, और यहां पर नॉट डूइंग व्हाट वी आर ऑट टू डू, यहां नहीं कर रहे। तो ये तीन याद रखना, क्या पता मैच द कॉलम्स में कभी आ जाए। ठीक है, तो एसेंशियल क्या है, देखो ड्यूटी टू केयर, केयर की ड्यूटी थी, हमने ब्रीच की वो ड्यूटी, और रिजल्ट क्या हुआ उसमें, डैमेजेस हो गए सामने वाले को। तो सबसे पहले जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005 सुप्रीम कोर्ट, नेग्लिजेंस इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी कॉज्ड बाय ओमिशन टू डू समथिंग व्हिच अ रीजनेबल मैन वुड डू और नॉट डू। तो जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक आपने याद रखना है, इसमें क्या केस है, जेकब मैथ्यू, जेकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब 2005। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्या होता है नेग्लिजेंस, बोला है ब्रीच ऑफ ड्यूटी कॉज्ड बाय ओमिशन टू डू समथिंग व्हिच इज अ रीजनेबल मैन वुड डू और नॉट टू डू। आपकी ड्यूटी थी, आपने उसको ब्रीच किया जिसकी वजह से सामने वाले को डैमेज। अब आए अब आते हैं केस लॉ पे।
जो इसमें है। तो देखो प्लेंटिफ को क्या क्या प्रूव करना पड़ता है कि जो डिफेंडेंट है उसकी ड्यूटी थी, डिफेंडेंट ने ब्रीच किया जिसकी वजह से डैमेजेस हो गए। तो देखो यहाँ से पहले एक केस और है, एंड्रयू वर्सेस डीपीपी, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1937। एंड्रयू एंड्रयू वर्सेस डीपीपी, ठीक है, 1937 का है, और लॉर्ड एटकिन थे इसमें, लॉर्ड एटकिन। एंड्रयू वर्सेस डीपीपी, लॉर्ड एटकिन थे इसमें। तो इसमें क्या है, सिंपल लैक ऑफ केयर इज नॉट इनफ फॉर क्रिमिनल लॉ दैट हैज हाई डिग्री। तो सिंपल लैक ऑफ केयर काफी नहीं है क्रिमिनल लॉ में प्रूव करने के लिए ये कि आपने नेग्लिजेंस हुआ है, ठीक है, सिंपल केयरलेसनेस काफी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केस, जो भी होता होगा, ये DONOGHUE वर्सेस स्टीवेंसन 1932। तो इसमें क्या हुआ, ये एक जगह पर जाते हैं जिंजर बियर पीने, जिसकी बॉटल ओपेक थी, तो उसके अंदर उनको एक स्नेल मिलता है, जब वो पीते हैं तो स्नेल मिलता है। तो क्या हुआ, इससे हेल्थ इश्यूज तो होने ही थे, तो उन्होंने सू कर दिया। जब इन्होंने सू किया मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को, उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया, लाइबल कौन होगा, मैन्युफैक्चरर लाइबल होगा या रिटेलर लाइबल होगा, हु इज लाइबल। तो यहां पर हेल्ड हुआ एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ नेबर, नेबर प्रिंसिपल। तो इसमें आया कि जो ड्यूटी थी मैन्युफैक्चर की, मैन्युफैक्चर की ड्यूटी थी केयर रखने की, वो फेल हुआ है, इसलिए मैन्युफैक्चर विल बी हेल्ड लायबल। उसके बाद श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें क्या हुआ, बस ने फायर कॉट कर ली, तो यहां प्रिज्यूम किया जाएगा कि नेग्लिजेंस थी। अब नेग्लिजेंस के केसेस में ना जनरली प्रिज्यूम किया जाता है सामने वाले की गलती है जहां पे ऐसा हो। क्यों, क्योंकि हम कौन सी मैगजीम फॉलो करते हैं, रेस इप्सा लोक्यूटर, और रेस इप्सा लोक्यूटर बोलती है थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी जाएंगे, हम एविडेंस में भी जाएंगे, तो वहां पर भी जहां नेग्लिजेंस वाली बात है तो उसमें बोला गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लाई करता है। जैसे बस कॉट फायर तो ड्राइवर वगैरह रेसिप्सा लॉकेटर लगाते हैं, और बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे होता है कि वो प्रूफ करे कि उसका नेग्लिजेंस नहीं था, ठीक है। तो ये याद रखना है, श्याम सुंदर में भी हुआ, प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस जो है वो ड्राइवर के ऊपर चला गया कि बस उसकी गलती की वजह से फायर कॉज नहीं हुई। अब जो नेग्लिजेंस होता है ना, उसके टाइप्स भी होते हैं। तो जो नेग्लिजेंस है, वेट पहले ये इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। नेग्लिजेंस जो है ना, उसके टाइप भी होते हैं, वो भी आपने याद रखने हैं बस ऐसी। कौन कौन सा होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूटरी और कंपोजिट। कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है दोनों पार्टीज की, बोथ पार्टीज जो है उन दोनों की नेग्लिजेंस है तब लॉस हो रहा है। कंपोजिट होता है किन्हीं दो पार्टीज की वजह से किसी थर्ड पार्टी का लॉस हो रहा है, ठीक है, बस ये याद रखना है आपने यहां से। और यहां से आपने थोड़ी सी चीजें और याद रखनी है, वो क्या है, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, और एक याद रखना है जो नेग्लिजेंस से रिलेटेड है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टरनेटिव डेंजर। तो ये चीजें आपने नेग्लिजेंस याद रखनी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑफेंस पे, दैट इज न्यूसेंस। न्यूसेंस होता है कि आप किसी और के राइट पे इंटरफेयर कर रहे हो, जहां उसका एक लाइव राइट है कि वो पीसफुल इंजॉय करे अपने राइट्स को, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो सामने वाले के इंजॉयमेंट ऑफ राइट से, किसी भी हो सकता है वो राइट टू प्रॉपर्टी भी हो सकता है, किसी भी राइट से आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो इसमें एक केस तो आपने याद रखना है, राम सिंह वर्सेस बाबूलाल, इंजंक्शन फॉर न्यूसेंस था इसमें, कि एक पार्टी ने आटा चक्की मिल थी, आटा चक्की मिल थी शायद, उसके लिए इंजंक्शन मांगी थी और कोर्ट ने इंजंक्शन दे दी थी क्योंकि उससे न्यूसेंस हो रही थी आसपास वाले लोगों को। और डिफेंसेस, प्रिस्क्रिप्शन 20 ईयर्स, इसमें डिफेंसेस क्या याद रखने हैं, प्रिस्क्रिप्शन 20 ईयर्स और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का कोई काम है तो आपको अगर कोई न्यूसेंस हो रही है तो आप न्यूसेंस क्लेम नहीं कर सकते, सॉरी। और प्रिस्क्रिप्शन अगर 20 ईयर से ज़्यादा से वो काम वहाँ चला आ रहा है तो अब आप नहीं बोल सकते कि इससे आपको न्यूसेंस हो रही है। अब आ जाते हैं हम ट्रेसपास। तो जो ट्रेसपास है टॉर्ट में, ये दो तरह का होता है, ट्रेसपास टू पर्सन एंड ट्रेसपास टू लैंड। तो ट्रेसपास टू पर्सन जो होता है वो होता है असॉल्ट, सबसे पहले थ्रेट ऑफ फोर्स, फिर होता है बैटरी, बैटरी में एक्चुअल फोर्स यूज होता है, और फॉल्स इंप्रीजनमेंट, टोटल रिस्ट्रेंट हो जाता है जहां पे इंसान। ट्रेसपास टू लैंड में क्या होता है, अनऑथराइज एंट्री हो जाती है किसी और की लैंड पर जिसके पोजेशन में है, जो ट्रू पोजेशन में है उस जगह के। तो ट्रेसपास एब इनिशियो, लॉफुल एंट्री, टर्न रॉन्गफुल। डिफेंसिस क्या है, लाइसेंस, नेसेसिटी, जस्ट अर्शाय। तो देखो लाइसेंस वही लाइसेंस लेके आया, नेसेसिटी मतलब जैसे हमने अभी पीछे केस लॉ भी पढ़ा था नेसेसिटी का। फिर है ट्रेसपास टू मूवेबल्स, अब फिजिकल इंटरफेरेंस विद गुड्स, अगर कोई किसी के गुड्स के साथ फिजिकल इंटरफेरेंस कर देता है। कन्वर्जन, आर्मरी वर्सेस डेलमेयर, ये नहीं है कुछ काम, ये कन्वर्जन वही है कि अगर किसी ने किसी की ज्वेलरी को कुछ और कन्वर्ट कर दिया, मतलब वही अगर आपने किसी को अपनी ज्वेलरी दी थी ठीक करने के लिए, उसने उसमें कुछ और मिक्स कर दिया या कुछ कर दिया, तो दैट इज
कन्वर्जन मतलब उसने उसकी स्टेट चेंज कर दी। और डिफेंसेस हमने देख ली, लाइसेंस, नेसेसिटी, जस्ट दर्शाए, और ये वीक डिफेंस है, वीक डिफेंस। केसेस तो जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे, पीछे हमने बहुत सारे पढ़े हैं, वही रिपीट होंगे इसमें भी। बर्ड वर्सेस जॉन, स्टीफन वर्सेस मेयर, स्टैनले वर्सेस पॉवेल, ले वर्सेस ग्लैडस्टोन, ये सब हमने पीछे पढ़े हैं, वही रिपीट हैं। ट्रेसपर्स टू मूवेबल गुड्स भी हमने देख लिया। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, तो इसमें भी देखो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपको पता ही है, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में आई थी, तो ये केस याद रखना है। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर कब का केस है? 1868, और जस्टिस कौन थे वो भी याद रखना है, जस्टिस ब्लैकबर्न, जस्टिस ब्लैकबर्न थे इसमें। असेंशियल क्या है? एक डेंजरस थिंग, उसका एस्केप, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा था, और उससे अगर सामने वाले की उस प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो जाता है, मिसचिफ हो जाती है, या फिर कुछ भी हो जाता है, तो लायबल होंगे आप। बस एक चीज याद रखनी है, इसमें डिफेंसेस भी होते हैं। तो डिफेंसेस क्या क्या होते हैं इसमें? एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिफ की गलती, स्ट्रेंजर्स एक्ट, कंसेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड, प्लेंटिफ फॉल्ट, स्ट्रेंजर्स एक्ट, कंसेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन है। ये जो स्ट्रेंजर्स एक्ट है मतलब एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, कंसेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये इसके हैं एग्जाम्पल्स। और हमने केस लॉ भी पढ़े हुए हैं, प्लेंटिफ ऑन उस का डिफॉल्ट तो जस्टिस ब्लैक बर्न नहीं दिया था। उसके बाद जो हमारा एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है वो रिचर्ड के केस में आया था। ग्रीन वर्सेस चेल्से वाटर्स के केस में आया था हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। और केस अगर और देखने आपने तो क्रोहर्स्ट वर्सेस एम्स्टरडेम ब्यूरियल, या फिर पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स, ये केसेस है। वैसे तो सिर्फ रेनल वर्सेस फ्लेचर याद रखना है, एसेंशियल याद रखने हैं, डिफेंसेस याद रखने हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या है? इंडियन कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में डेवलप हुआ। इंडियन जजेस ने कहा कि हम क्यों फॉलो करें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जब हम कोई और रूल बना सकते हैं। उन्होंने नया रूल बना दिया एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें थे हमारे जस्टिस भगवती, जस्टिस भगवती। और ये केस था हमारा ओलियम लीक केस, ओलियम गैस लीक केस। इसमें देखो क्या कहा, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी उसमें तो एक्सेप्शन थी, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। और एंटरप्राइज की भी लाइबिलिटी होगी फॉर जो भी हजार्डियस इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया, क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन है उनकी। क्योंकि देखो एंटरप्राइज की लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि अगर वो इतने डेंजरस चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं तो वो ही उन चीज़ों को रोक भी सकते हैं, वो ही उन चीज़ों को स्टॉप भी कर सकते हैं फैलने से, तो उनकी ही लाइबिलिटी बनती है। देखो तो एसेंशियल क्या है? एंटरप्राइज हजार्डियस एक्टिविटी कर रही हो, एस्केप जरूरी नहीं है इसमें, एस्केप भी नेसेसरी नहीं है, और प्रॉफिटेबल काम कर रही हो। ठीक है, एक्सेप्शनल केस में अप्लाई होता है इंडिविजुअल्स पर भी, वैसे तो इंडस्ट्रीज पे भी होता है, एक्सेप्शनल केस में इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई हो जाता है। तो बस इसमें जस्टिस का नाम याद रखना है, और याद रखना है कोई भी इसकी नहीं है एक्सेप्शंस। फिर आ जाते हैं हम डिफेमेशन। डिफेमेशन की डिटेल्ड वीडियो हमारे बीएनएस के लेक्चर्स में भी है, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो डिफेमेशन क्या होता है? इंजरी टू रेपुटेशन। हमें पता है रेपुटेशन होती है इंसान की, करेक्टर होता है। करेक्टर जो उसको खुद पता होता है, जो उसकी पर्सनल नॉलेज होती है। रेपुटेशन जो वर्ड की आइज में उसकी रेपुटेशन होती है, जो बाद में एक फैक्ट बन जाता है उसके बारे में, इसीलिए उसको हमने पनिशेबल रखा है। तो डिफेमेशन टाइप्स क्या है? लिबल मतलब रिटन और प्रिंटेड जो परमानेंट होता है। स्लैंडर मतलब जो स्पोकन और जेस्चर जो टेम्परेरी होता है। एसेंशियल्स क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ एंड मस्ट बी पब्लिश्ड। तो देखो फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ जो होता है वो नहीं होता है डिफेमेशन। रेफर टू प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के बारे में होनी चाहिए। मस्ट बी पब्लिश्ड, पब्लिश्ड मतलब थर्ड पर्सन को कम्युनिकेशन हुई होनी चाहिए। कम्युनिकेशन टू थर्ड पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। डिफेंसेस क्या? देखो ट्रूथ, फेयर कमेंट कर रहा है कोई, प्रिविलेज, एब्सोल्यूट या क्वालिफाइड अगर किसी को प्रिविलेज है तो ये है इसकी डिफेंसेस। केस कैसिडी वर्सेस डेली मिरर, इनोडो का केस था। इनवेंडो क्या होता है? अब अगर किसी ने आयरनिकली कोई स्टेटमेंट बोल दी है, जैसे किसी बहुत इंटेलिजेंट कोई बहुत डफर बच्चा है, उसको बोल दिया कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो सब आता है, ये तो टॉप करेगा, बल्कि वो डफर बच्चा है, फेल हुआ है क्लास में, तो अगर सबके सामने ऐसा बोल दिया तो वो होता है इनवेंडो। अगर आप कुछ और बोल के कुछ और कहना चाहते हैं। फिर एस एम अब्दली वर्सेस पी के मोहंता, इसमें बोला है इफ इवन इफ डिफेम इन सम सब्टल ग्रुप नॉट होल। इसमें बोला है कि अगर आप किसी एक छोटे ग्रुप के सामने भी किसी को इंसल्ट कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड के सामने नहीं कर रहे, तब भी वो डिफेमेशन है, क्योंकि थर्ड पर्सन के पास पब्लिश हो चुकी है, किसी थर्ड पर्सन ने अपना ओपिनियन बना लिया आपकी बात सुन के। ठीक है, तो डिफेंसेस क्या है? जस्टिफिकेशन और ट्रूथ, कमेंट है या फिर ओपिनियन है, फेयर है, पब्लिक ओपिनियन है, या फिर प्रिविलेज है आपको, एब्सोल्यूट या क्वालिफाइड। फिर आते हैं अब हम वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट।
देखो लाइबिलिटी ऑफ स्टेट मतलब लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, वाइकेरियस लाइबिलिटी में आते हैं स्टेट की लाइबिलिटी। तो आर्टिकल 300 में भी इसकी बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो केस है देखो पहला ही, पेनिनसुलर एंड ओरिएंट, यही P&O स्टीम नेविगेशन वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1861। तो इसमें क्या बोला गया, जो किसी का सर्वेंट था वो हॉर्स कार्ट को डॉकयार्ड पे गवर्नमेंट के लगा के गया, उसकी वजह से वो डैमेज हो गई। अच्छा, इसमें जो जस्टिस थे वो थे पीकॉक, चीफ जस्टिस पीकॉक। तो इसमें क्या हुआ कि लाइबिलिटी इफ वर्क इज सॉवरेन, इफ प्राइवेट वर्क इन गवर्नमेंट साइड, ठीक है। इसमें क्या है देखो, मेंटेनेंस चली हुई थी डॉकयार्ड की, मेंटेनेंस चली हुई थी डॉकयार्ड की, जिसकी वजह से एक इंसान की हॉर्स कार्ट को नुकसान हो गया। तो इसमें हेल्ड किया गया कि जो मेंटेनेंस है ये सॉवरेन वर्क नहीं है, ये प्राइवेट इंसान कर रहे थे। तो जो मेंटेनेंस का काम था वो सॉवरेन वर्क नहीं था, तो लाइबिलिटी स्टेट की नहीं होगी। फिर आते हैं मास्टर वाइकेरियस लाइबिलिटी, और कहाँ होती है देखो, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में, जहाँ पे मास्टर लाइबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट अगर उसने कब किए, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, बस याद रखना है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बियर्ड वर्सेज लंडन ऑमनिबस 1900, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट अगर कोई काम किया है तो मास्टर लाइबल नहीं होगा। अब है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, सिमिलरली यहाँ भी देखो वही है कि प्रिंसिपल लाइबल होगा एजेंट्स अगर कुछ फ्रॉड या फिर करते हैं कुछ भी, अगर प्रिंसिपल के एजेंट वो काम कर रहे हैं विद इन हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसी टाइम पे, तो लाइबल होंगे। यहाँ पर भी SBI वर्सेस श्यामा देवी, बैंक इज नॉट लाइबल अगर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट अगर सामने वाला इंसान कोई काम कर रहा है। वैसे पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी ज्वाइंट और सेवरल होती है। तो इतना ही था जो मेन पार्ट था। इसके बाद तो सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट और शायद कंपटीशन एक्ट बचते हैं। तो अभी आप हमने सिर्फ मेन क्रक्स कर लिया है। तो यही था हमारा मोटा मोटा जो सब कुछ आता है हमारे टॉट के उससे। अब एक क्लास हम ऐसी रखेंगे जिसमें हम MCQ करेंगे जो पिछले 5 साल में आए हुए हैं, तो क्लियर हो जाएगा MCQ कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं। तो आज की रैपिड रिवीजन के लिए इतना ही। थैंक यू।